हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज हम कवर करेंगे मेजरिंग एंड मार्किंग टूल के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंजीनियर स्टील रूल की रीडिंग परिशुद्धता कितनी होती है? तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टील रूल होता है उसकी जो मिनिमम जो उसकी लिस्ट वैल्यू होती है, मतलब जो उसका अल्पतमांक होता है वो कितना होता है। तो ये हमारा जैसे ये ऐसे हमारा स्टील रूल होता है, तो यहाँ पे हमारे सेंटीमीटर में मेजरिंग होती है। तो 1 सेंटीमीटर को हमने 10 भागों में डिवाइड कर रखा होता है। अब उस 1 mm, जैसे 1 सेंटीमीटर को हमने 10 भागों में डिवाइड कर दिया तो वो क्या हो गया, हमारा 10 mm हो गया। 1 सेंटीमीटर में 10 mm हो गया। तो 1 mm को 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो इसकी जो परिशुद्ध वैल्यू क्या हो जाएगी कि 0.5 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेखीय मापक उपकरण है, इसका मतलब क्या होता है कि जो लीनियर मेजरमेंट उपकरण होते हैं जिनके द्वारा एक रेखीय जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि का मेजरमेंट लिया जा सकता, ऐसा इसमें से कौन सा टूल है? तो ऑप्शन ए स्टील रूल, बी बेवल प्रोटेक्टर, सी साइन बार और डी स्पिरिट लेवल। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टील रूल, क्योंकि जो बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार होते हैं एंगुलर मेजरमेंट के लिए होता है और स्पिरिट लेवल होता है वो लेवल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेढ़ी मेढ़ी सतह को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है? मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी जो हमारा कोई भी सतह हो गई उसको उसकी जो लंबाई, चौड़ाई आदि मेजर करने के लिए कौन से हम रूल का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए स्केल, बी स्टील टैप, सी नैरो स्टील रूल और डी कोई नहीं। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टील टैप, क्योंकि ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है इसलिए हम टेढ़ी मेढ़ी सतह से इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म धातु को मापने के लिए कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है? गर्म धातु का मतलब हो गया जो हमारी फाउंड्री वर्क होता है या कास्टिंग में जिसका हम प्रयोग करते हैं। कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि पहले मेटल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो मेजरमेंट लेते हैं वो श्रिंक स्टील रूल से लेते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रिंक स्टील रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न निम्न में से डिवाइडर का प्रयोग नहीं होता। इसमें यहाँ पे थोड़ा करेक्शन हो गया कि निम्न में से डिवाइडर का प्रयोग नहीं होता। तो डिवाइडर का कहाँ पे प्रयोग नहीं होता? डिवाइडर के द्वारा हम आर्क, जैसे हमारे डिवाइडर होता है, ये हमारे डिवाइडर होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, यहाँ पे इसकी रिवेट पिन होती है, ये लैग होती है, ये हमारा स्क्रू होता है, ये इसके पॉइंट भाग होते हैं। तो डिवाइडर के द्वारा हम सर्किल बना सकते हैं, आर्क काट सकते हैं। तो मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ऑप्शन डी भी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन ए होता है कि डायमेंशन ट्रांसफर। तो डिवाइडर के द्वारा हम डायमेंशन ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइडर खुद ही इनडायरेक्ट टूल होता है। तो डायरेक्ट टूल पे हम डायमेंशन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डिवाइडर के जो मतलब जिसमें डिवाइडर का प्रयोग नहीं होता वो होता है कि डायमेंशन ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बड़े साइज के वृत्त पे चाप काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए डिवाइडर, बी ट्रेमल, सी स्टील रूल और डी कोई नहीं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बी ट्रेमल, क्योंकि जो ट्रेमल का उपयोग होता है वो बड़े साइज के व्रत बनाने के लिए किया जाता है और जो डिवाइडर होता है उसका प्रयोग छोटे साइज के व्रत बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पंच, बी डिवाइडर, सी हार्माफेराडाइट कैलिपर, डी स्टील रूल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई भी हमारा ये हिस्सा है, जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है, अब इसके समांतर मुझे कोई लाइन खींचनी है, लाइन इसके समांतर खींचनी है, तो हम कौन से टूल का उपयोग करेंगे? डिवाइडर का प्रयोग हम आर्क बनाने के लिए करते हैं और आर्क बनाने के लिए, और सर्किल के लिए करते हैं। पंच का प्रयोग हम डॉट लगाने के लिए करते हैं और हार्माफेराडाइट कैलिपर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं? कोई भी हमारी गोल जॉब होगी उसका सेंटर बनाने के लिए, या फिर कोई भी हमारा जैसे ये हिस्सा हो गया इसके समांतर यदि हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो वहाँ पे हम हार्माफेराडाइट कैलिपर का उपयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सीधी रेखा या वृत्ताकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए डिवाइडर, बी टेम्पलेट, सी ट्राई स्क्वायर और डी कैलिपर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जैसे कोई भी हमारी सीधी रेखा है, इसको बराबर भागों में हमें डिवाइड करना, या कोई भी हमारी वक्राकार सतह है उसको बराबर भागों में डिवाइड करना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल सा है, डिवाइडर का उपयोग करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रिक पंच का कोण कितने डिग्री का होता है। कि जो हमारा प्रिक पंच होता है, जो उसका कोण होता है, जैसे हमारे ऐसे मेरे पंच बनाए जाते हैं, तो ये हमारा पंच का कोण होता है, तो ये कितने डिग्री का होता है प्रिक पंच में। तो प्रिक पंच का जो कोण होता है वो 30 डिग्री का होता है। और प्रिक पंच का उपयोग हम नरम धातुओं में करते हैं। नरम धातुओं का मतलब हमारी एल्यूमिनियम हो गई, कॉपर हो गया, आदि में हम प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। अगला है सेंटर पंच का कोण कितने डिग्री का होता है। तो सेंटर पंच का जो कोण होता है वही सेम हमारा जो ये हमारा सेंटर पंच, ऐसे हमारा सेंटर पंच होता है, जो इसका ये एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी 50, सी 70 और डी 30 डिग्री। तो इसमें हमारा ऑप्शन गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। तो डी में हम 30 की जगह 90 कर देते हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। सेंटर पंच का प्रयोग हम जब भी ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग से पहले, जैसे हमें यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है, इस पॉइंट पे ड्रिलिंग करनी है, तो ड्रिलिंग से पहले जो हमारा ड्रिल बिट होगा उसमें सेंटरिंग करने के लिए, मतलब वो सेंटर से इधर उधर फिसले नहीं, इसलिए सेंटर पंच के द्वारा वहाँ पे ऐसे डॉट लगा देते हैं, वहाँ पे हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रिलिंग करने से पहले कौन से पंच का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि ड्रिलिंग करने से पहले हम कौन से पंच का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए ठोस पंच, बी प्रिक पंच, सी सेंटर पंच और डी खोखला पंच। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी सेंटर पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है। जो हमारी सरफेस प्लेट होती है वो किस धातु की बनी होती है। तो हमारा ऑप्शन ए कास्ट आयरन, बी स्टील, सी ब्रास और डी हमारा हो जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सरफेस प्लेट होती है वो कास्ट आयरन की होती है, या क्लॉज ग्रेन कास्ट आयरन की हमारी सरफेस प्लेट बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सरफेस प्लेट किस आकृति की बनी होती है। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बनी होती है। तो जो सरफेस प्लेट होती है वो किस आकृति की बनी होती है। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया कि जो सरफेस प्लेट होती है वो किस आकृति की नहीं बनी होती। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन सही है। तो इसमें होगा कि जो सरफेस प्लेट होती है वो ऑप्शन ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी त्रिभुजाकार और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारी सरफेस प्लेट होती है, अब देखो कि जो सरफेस प्लेट होती है वो वर्गाकार भी होती है और आयताकार भी होती है। तो हमारी जो सरफेस प्लेट होती है वो त्रिभुजाकार नहीं होती। तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन सही था कि सरफेस प्लेट कौन सी आकृति की नहीं होती। तो त्रिभुजाकार नहीं होती, आयताकार और वर्गाकार होती है। अगला क्वेश्चन कि ट्रेमल का साइज क्या होता है। अब देखो, ट्रेमल का हमारा क्वेश्चन आया था कि ट्रेमल का उपयोग हम बड़े साइज के जो व्रत बनाने के लिए ट्रेमल का उपयोग करते हैं। तो ट्रेमल का साइज क्या होता है। तो ट्रेमल का साइज देखते हैं। ऑप्शन है 15 से 20 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर या 80 से 90 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 15 से, सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया, 15 से 50 सेंटीमीटर तक होता है। 15 से 50 सेंटीमीटर हमारा ट्रेमल का साइज होता है, 20 नहीं है 50 है। तो ये थोड़ी एडिटिंग में दिक्कत हो गई थी, मिस एडिटिंग हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पिन पंच का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो ये पिंच का जो पंच होता है उसका प्रकार होता है और इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, पिन पंच का उपयोग। तो ऑप्शन है गर्म धातु में सुराख करने के लिए, बी टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए, सी डॉट लगाने के लिए और डी उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो टेपर पिन होती है उनको बाहर निकालने के लिए, डबल पिन होती है उनको बाहर निकालने के लिए हम जो हमारा पिन पंच होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है। कि जो स्क्राइबर होता है उसका पॉइंट एंगल कितना होता है। तो जैसे ऐसे हमारा स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं कि जो मार्किंग की हुई सतह पर लाइनिंग खींचने के लिए, सीधी रेखा खींचने के लिए हम स्क्राइबर का उपयोग करते हैं। तो जो ये इसका पॉइंट एंगल होता है, ये इसका पॉइंट भाग होता है, जो इसका पॉइंट एंगल होता है वो 10 से 15 डिग्री होता है। कितना होता है, 10 से 15 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्किंग ऑफ टेबल में जो एनग्रेव्ड लाइन का उद्देश्य क्या होता है। जैसे हमारी मार्किंग ऑफ टेबल होती है, ये हमारी मार्किंग ऑफ टेबल हो गई, तो इसमें ऐसे एनग्रेव्ड लाइन होती है, इनका उद्देश्य क्या होता है। तो सिंपल सा हम देखते हैं। ऑप्शन ए माप लेने के लिए, बी जॉब की सेटिंग के लिए, सी टेबल की सतह की सुंदरता बढ़ाने के लिए, डी उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ये हमारी एनग्रेव्ड लाइन होती है इनमें बोल्टों के द्वारा या हम जो इनमें जो बोल्टों के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा हम जो हमारी जॉब की सेटिंग कर सकते हैं, जॉब को हम फिक्स कर सकते हैं। तो इन सही आंसर हो जाएगा कि जॉब की सेटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑफसेट स्क्राइबर का उपयोग किसके साथ किया जाता है। तो जो हमारा ऑफसेट स्क्राइबर है उसका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे। ऑप्शन ए वर्नियर कैलिपर, बी वर्नियर हाइट गेज, सी डिवाइडर और डी स्टील रूल। तो हमारा जो ऑफसेट स्क्राइबर है उसका प्रयोग हम ऑलवेज वर्नियर हाइट गेज के साथ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? तो स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए कास्ट आयरन, बी माइल्ड स्टील, सी हाई कार्बन स्टील और डी उपयुक्त में से कुछ नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है या जेनी कैलिपर के अन्य नाम क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए ओडलैक कैलिपर, बी हर्माफेराडाइट कैलिपर, सी आउटसाइड कैलिपर, डी ए एंड बी। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा जेनी कैलिपर होता है, ऐसे हमारा जेनी कैलिपर होता है, इसकी एक लेग अंदर की तरफ होती है, ये 45 डिग्री के एंगल पर अंदर की तरफ होती है। इसका उपयोग हम गोल जो हमारी रोड हो गई उसका सेंटर निकालने के लिए, या किसी भी हिस्से के समांतर यदि हमें लाइन खींचनी, ये हिस्सा है इस कॉर्नर के समांतर यदि हमें लाइन खींचनी तो वहाँ पर हम जेनी कैलिपर का उपयोग करेंगे। तो इसके दूसरे नाम होते हैं ओडलैक कैलिपर भी बोलते हैं और हर्माफेराडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। थैंक यू दोस्तों।